वेलकम टू आई एस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फाइनली लास्ट चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, संविधान का निर्माण। इसमें ना आप लोग को डेट्स बहुत सारी याद रखनी है। एज़ यू नो, संविधान के निर्माण में कितनी सारी चीज़ें हुई थी ना, तो उसमें हम जानेंगे। वैसे हम बेसिकली कितना जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जैन 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है हमारे भारत का। क्यों लंबा है? क्योंकि ना बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स हैं। एक तो हमने पूरा संविधान हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, हमने कई देशों के संविधान को मिक्सअप किया है और फिर अपना भी कुछ उसमें अमेंडमेंट्स डाले हैं ढेर सारे। और ऊपर से जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग कुछ जाति के लिए भी अलग अलग कानून हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी सारे रूल्स लॉज बन जाते हैं। ठीक है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसवीदे से एक एक भाग पर लंबी लंबी चर्चाएं भी चली। अब ऑब्वियस सी बात है, संविधान बनाना था भाई, वो भी देश का, हमारे देश का, तो बहुत सारा डिस्कशन तो चाहिए ही ना। तो बहुत सारे डिस्कशन के बीच में ये बना, लेकिन इससे पहले के जो कुछ साल थे ना, काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि क्यों आखिर ये बात आया कि हमें इसका गठन करना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए। इसके पश्चात सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। जैसे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भारी आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था को मानते थे। इसी कारण परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न भिन्न भी थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई थे जो जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे। राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। अब देखिए, संविधान सभा में 300 सदस्य थे, जिनमें से 6 सदस्य जो थे ना, बहुत महत्वपूर्ण थे। आप या तो इसे अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास बुक है तो, या तो फिर आप इसे कहीं नोट्स अगर आप बनाते हैं एनसीईआरटी का तो इट्स वेरी गुड, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। उन्होंने कई रिपोर्ट्स इत्यादि से कई सारे लोगों की सहमति लेके
फिर अपनी ये बातें लिखी थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विद्ववेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता मिला था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी थे, एक गुजरात के KKM मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर बहुत इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए थे। भारत सरकार के संवैधानिक जैसे BN राव ये उनके सलाहकार थे और अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके चर्चा पत्र तैयार किया गया। दूसरे अधिकारी जैसे SN मुखर्जी, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। अंबेडकर के पास संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी, जिसमें उन्हें कुल 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर एक दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों से हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रों को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं। कई सारे क्वेश्चन थे ना, लाइक अगर हम घर का एक कहते हैं ना मंथली, अगर हम ये भी बनाते हैं कि क्या क्या सामान लेके आना है, तो कितना कन्फ्यूजन रहता है ना। हम कहते हैं ना, पूछते हैं ना सबसे कि हाँ मम्मी हल्दी है ना इस टाइम, और बताइए चीनी बचा हुआ है ना। जैसे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप सामान आपके घर आता है तो आप एक बार पूछते हैं ना, और फिर जिसका भी जो भी सामान लाना है आप उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना चर्चा का विषय होता है। तो जब कानून लाना होगा तो मतलब काफ़ी एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है। ठीक है, तो इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता थी भी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक था जिसमें रूपरेखा फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था। जैसे घर बनाने से पहले आजकल लोग एक छोटा सा घर का मॉडल नहीं बनाते हैं, राम मंदिर का भी मॉडल आप लोगों ने देखा था ना, कितना प्यारा था। तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने रूपरेखा बताई कि हाँ इस तरीके से हमें बताना है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये लिखा हुआ है। अर्थात इसका है कि हम बहुत सारे देशों से ले तो रहे हैं, परंतु उस पर पहले पूरा फोकस रखेंगे कि हाँ यहाँ पे लागू हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा ना। जिससे मान लीजिए अगर हम कहें कि कोरिया का एक स्कूल है जहाँ ना स्कूल के बाद एक क्लासेस चलती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए स्कूल 1-2 बजे ख़त्म हो गया तो 3 बजे से वो क्लासेस मतलब इकिगाई ऐसे करके कोई क्लासेस हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो क्लासेस होती हैं ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे 3 बजे से रात के 9 बजे तक वहीं पे रहते हैं और फिर वो पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और वहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो सारे जो बच्चे हैं उनके वो इसी तरीके की पढ़ाई करें। ये वहाँ के एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, हमें उसका एग्ज़ाम का नाम भी याद नहीं आ रहा है। उस एग्ज़ाम के लिए बच्चे उस तरह की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो 9 बजे 10 बजे तक वहाँ से खाली होते हैं, फिर डिनर करते हैं रात के 10 बजे। उसके बाद फिर वो अपने घर पहुँचते हैं, तो उन्हें घर आने में 1-2 तो बच ही जाता है। ठीक है, उसके पश्चात फिर वो सुबह 8 बजे तक उन्हें स्कूल जाना रहता है। तो इसीलिए आप वहाँ के स्कूलों में अगर 8 बजे सो गए अपने डेस्क पे फर्स्ट एंड सेकेंड दूसरी पहली घंटियों में, तो टीचर डांटते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ आपने पूरे दिन पढ़ाई की है। सो ये कोई बिग इशू इतना नहीं होता है वहाँ पे।
लेकिन अगर यहाँ ऐसा किया जाए तो क्या आप पढ़ने जाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि छोटे बच्चे पढ़ने जा पाएंगे? क्या यहाँ वैसा एजुकेशन सिस्टम चल पाएगा? अगर हम लाएंगे भी तो हमें टाइम काफ़ी कम करना पड़ेगा ना। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा ना कि लड़कियां हैं तो रात को बाहर तो जाएंगी नहीं, तो उन्हें तो 6 बजे से पहले ही आना पड़ेगा, 9 बजे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपने तरीके से मोल्ड करेंगे ना। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि मैंने ये टाइम टेबल फॉलो किया था यूपीएससी में, तो अब आप उसका डिट्टो टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे? अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई ना। कि मान लीजिए हमने कहा कि हम सुबह उठते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं, फिर 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट अब करते नहीं है, लंच कर लिया, फिर पढ़ते रहते हैं मान लीजिए, फिर 4 बजे चाय पिए, फिर उसके बाद पढ़ते रहते हैं, फिर शाम को 1 घंटा बाहर चले गए, फिर आए, फिर डिनर कर लिया। और अगर हमने ऐसा बोला, ठीक है, और सुबह सुबह मान लीजिए आपके घर में काम रहता हो, सबको काम करना होता है, सभी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। घर के काम हो गए, झाड़ू पोछा, ये सारे लोग करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये काम है, अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हो तो उस रूम की सफाई है, ये सारे काम हैं, तो आप कैसे सुबह से ही पढ़ना चालू कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, आपको 1 घंटा तो देना ही होगा एटलीस्ट। तो किसी ने टाइम टेबल बता दिया, हम उसे आँख बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। हमें उसे अपने तरीके से मोल्ड करना होगा ना। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासक के प्रभाव से खुद को पूरी तरीके से आज़ाद करें। 1946 to 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। वैसे लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। तो हम आपको बेसिक्स बताते हैं और फिर आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे अच्छा भी लगेगा ना, हम एक एक चीज़ पढ़ाते जा रहे हैं तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्होंने में चाह कर भी नहीं हटा सकते हम ऐसे लोगों को। हमें ज़रूरत ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यकों के साथ भी मतलब ऐसा भेदभाव वाला सिचुएशन किसी के साथ न हो, ठीक है? अगर आपको कोई रूल्स लाने हैं तो हम ऐसे ही रूल्स लाना चाहेंगे ना कि सब एक साथ रहें। 27 अगस्त को एक बहस हुआ, उसमें कई सारे पॉइंट्स रखे गए, जैसे सबको कुछ चीज़ों के, देखिए हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, कुछ न कुछ बुराई होती है, ठीक है? अगर हम कहें कि चलिए फार्मर्स बिल पे डिस्कशन करते हैं तो उसमें भी कुछ कमियां हैं, ठीक है? एक आध दो कि हाँ उन्हें किसान की जो ग्रुप है उससे पहले बात करना चाहिए था, उन्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ, ठीक है? तो ये मान लीजिए एक कमी है, बट उसमें काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये बन रहा था संविधान, तो इसमें भी बहस काफ़ी हुई, काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ और ये ज़रूरी भी था डिस्कशन, क्योंकि अगर लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर एक नतीजे पे किस तरीके से पहुँचेंगे। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को देखना था ना, जैसे हमें ये भी देखना था कि कहीं कोई जैसे मुस्लिम जाति के लोग उस टाइम कम संख्या में थे, तो जो कम लोग हैं वो कहीं ये न समझ बैठे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। और उसके बाद हमें राज्य की शक्तियाँ भी बतानी थी, फिर उसके बाद राष्ट्र की शक्तियों को देखना था, कई सारे रूल्स थे। संविधान सभा में इस बात पे भी काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं सीएम भी हैं, फिर पीएम है ना, तो सीएम को हमें कुछ तो राइट्स देने ही होंगे ना। हम ऐसे ही तो उससे नहीं रख सकते केयर टेकर की तरह कि हम बस ऑर्डर देंगे तो ही आप काम करना और कुछ भी नहीं। तो ऐसे तो काम होगा भी नहीं और ऐसे लॉस ही होगा। राष्ट्र की भाषा, जब एक देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हों
और सबका मतलब लैंग्वेज कितना डिफरेंट लैंग्वेज है ना, आप जानते हैं हमारे यहाँ सिंधी है, कश्मीरी है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू भी है, मतलब कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने डिफरेंस तक। तो उन भाषा के मुद्दे पे भी काफ़ी बहस हुआ, ठीक है। हिंदी की हिमायत तो काफ़ी समझकर और काफ़ी डिस्कशन के बाद ये कहा गया कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते। जैसे हमारे जो तमिलियंस हैं, ठीक है, अगर आप तमिल में जाके के हिंदी बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें हिंदी नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है ना। और जैसे लोग कहते हैं ना, इसका टोन भी समझ जाता है। जैसे अगर कोई साउथ इंडियन आपसे बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे, इट वाज लाइक आई डोंट, मतलब इस तरीके से ही ना, थोड़ा साउंड ऐसा करेंगे वो। उसी हिसाब से उस टाइम पे भी लैंग्वेज में इतनी डिफ्रेंसिएशन थी कि उसे लेकर काफ़ी लंबी चर्चाएं चली। और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि हम ऐसे सीधे डिसीजन नहीं ले सकते थे कि हम हिंदी में संविधान बनाते हैं और पूरे देश में लागू कर देते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और उस टाइम ऐसा नहीं था ना कि बहुत ही मतलब एक ग्लोबल, मतलब कह सकते हैं नेशनल लेवल पे हर तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं तो सबको इंग्लिश भी आती है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो सीधे उसे लाना थोड़ा सा मुश्किल था। वर्चस्व का भय, आइए जानते हैं क्या है। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती श्री दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय भाषा, जैसा आप जानते हैं, भाषा पे अक्सर न्यूज़ आते रहते हैं। जैसे अभी हमने एक तुलु भाषा के बारे में पढ़ा था ना, आपने ये वीडियो देखी होगी, इस चैनल पे आई थी, तुलु भाषा से रिलेटेड, कि तुलु भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, उस भाषा में भी पेपर आने चाहिए। देखा था ना आपने। तो कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, एक तो इतने सारे हिंदी, इंग्लिश है, उर्दू है, फिर उसके बाद तमिल है, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इस पे डिस्कशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों को थोड़ी हटाया जा सकता है, लोग तो अलग अलग हैं ना। अब इस पे एक नतीजे में पहुंचना ना काफ़ी टफ चीज़ है। अगर हम कह दें कि हमने आपको एक पंजाबी आपके घर भेज रहे हैं, हम आपके घर एक गुजराती भेज रहे हैं, एक सिंधी भेज रहे हैं, कश्मीरी, आपको एक ऐसा खाना बनाना है जो सबको पसंद आ जाए, ठीक है, और सबके टेस्ट, मतलब सबको अपने खाने का टेस्ट उसमें मिले, तो अब ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है ना, कि पंजाबियों के छोले कुलचे का फ्लेवर आ जाए तमिलियन के डोसे में, बिल्कुल भी नहीं। तो वो डिसीजन लेना आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस पे काफ़ी चर्चाएं चली और इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि चर्चाएं किस तरीके से चली, ठीक। अब आइए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। इसे कई प्रावधान और लेन देन की प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए थे, परंतु संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। जैसे इंडिया में ज़्यादातर लोग तो हिंदी जानते ही हैं ना, तो मेजॉरिटी की तरफ ध्यान देते हुए बनाया गया था, ठीक है। मताधिकार लेकर काफ़ी डिस्कशन करके हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 to 30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16 व 17 राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी। अब जैसे आपको अगर कोई लॉ लाना है जिसमें सबकी सहमति बनानी है, तो आपको सबको अश्योर करना पड़ेगा ना कि हाँ, इस चीज़ से आपको कोई हार्म नहीं होगा, हम आपके भी ज़रूरतों का ध्यान इसमें रखेंगे।
कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई। इस वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लग पाई। इसी कारण से व्यक्तिगत एवं जो पारिवारिक कानून है उनमें परिवर्तन आए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो दिख रहे हैं, B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए और संविधान सौंपते हुए। और अब हम देखते हैं ये काल रेखा। भारत में आम चुनाव दिसंबर टू जैन 1945। 16 मई को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान होता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के अधिवेशन 9 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। 1947 में 29 जनवरी को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है और अंतिम सरकार की आखिरी बैठक 16 जुलाई 1947 में हुई थी। भारत में स्वतंत्रता का जश्न आप जानते ही हैं 14 और 15 अगस्त, और संविधान पर हस्ताक्षर दिसंबर 1949 में हुआ था। तो अब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई वाइड टॉपिक रहा तो वीडियो बना के भी समझा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपका ये 12th तक का कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी क्यूरी हो, कभी भी कोई भी ऐसा लगे कि किसी भी क्लास की किसी भी चैप्टर में कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।